तो ओके एवरीवन, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी पोर्टुगीज़ की एंट्री डिस्कस की थी हमने कि पुर्तगीज़ कैसे इंडिया में आए, है ना। तो अब जब जिस टाइम पुर्तगीज़ आए उस समय आपकी दिल्ली में लोधी डायनेस्टी थी, ठीक है। लोधी डायनेस्टी ये आपकी अराउंड 1451 से 1526 तक थी, ठीक है। और दिल्ली में लोधी डायनेस्टी थी और साउथ में आ चुका था आपका विजयनगर एम्पायर। इसकी फाउंडेशन लेड हो चुकी थी, ठीक है। विजयनगर एम्पायर फाउंडेशन लेड, ठीक है। इसकी फाउंडेशन हो चुकी थी तब तक। तो हमने देखा कि 1453 में क्या हुआ था आपका। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपोल का फॉल हुआ था, है ना। ये हमने ऑलरेडी देख लिया लेक्चर 1 में। तो कॉन्स्टेंटिनो का फॉल हुआ, क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट चला था आपका, है ना। कॉन्स्टेंटिनोपोल में क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, और इसकी वजह से क्या हुआ, फिर बहुत से क्रिश्चियंस वापस यूरोप चले गए, ठीक है। एक 2-3 साल पहले का एक इवेंट भी है कि आपका जो तुर्कई है, मॉडर्न डे तुर्कई, वहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है हाया सोफिया, ठीक है। हाया सोफिया। तो ओरिजिनली ये 6th सेंचुरी में बना था, 6th सेंचुरी सीई। और ओरिजिनली क्या था, ये ओरिजिनली चर्च था, ठीक है। बाद में जब टर्क्स ने कैप्चर किया, ठीक है, तो इसको मॉस्क बना दिया गया था, ठीक है। और बाद में फिर मॉडर्न डे पीरियड में टर्की की गवर्नमेंट ने इसको म्यूज़ियम बना दिया था। और फिर अब फिर से इसको दोबारा मॉस्क बना दिया गया था रिसेंटली, 2-3 साल पहले। किसने, एर्दोगान जो वहाँ का था लीडर, पॉलिटिकल लीडर, उन्होंने इसको फिर से मॉस्क बना दिया। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि सिविलाइजेशनल वॉर तो अब तक चली आ रही है ना। ओके, तो बैकग्राउंड हमने देखा था कॉन्स्टेंटिनो पोल के गिरने के बाद क्या हुआ कि अब यूरोपियंस को एक नया सी रूट ढूंढने की इच्छा थी, ठीक है। यूरोप में रेनेसां तो हो गया, है ना, रिलीजन की डोमिनेंस भी कम हो गई। तो अब यूरोपियन किंग्स के बीच में कंपटीशन था आपस में, किस चीज़ के लिए, न्यू सी रूट डिस्कवर करने के लिए कंपटीशन था, ठीक है। तो जो पुर्तगाल का राजा था हेनरी, है ना, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है द नेविगेटर। ये भी हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। तो हेनरी द नेविगेटर का रोल क्या था कि एक तो उसने एडवेंचरिस्ट को प्रमोट किया, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा आपका ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास के बारे में कि कैसे एटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई और वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पुर्तगाल और स्पेन के बीच, है ना। हमने देखा वास्को डी गामा इंडिया में आया, है ना। तो पोर्तुगीज़ ऑब्जेक्टिव क्या थे इंडिया में, ठीक है। पोर्तुगीज़ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एक आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जैसे ट्रेड हो गया आपका, पेपर का हो गया, ठीक है, एंड अदर स्पाइसेस, ठीक है। और ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्यों पैदा हुआ, ये इसलिए पैदा हुआ क्योंकि जो लैंड रूट था वो तो टर्क्स ने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका था रिलीजियस। क्या था रिलीजियस ऑब्जेक्टिव, वो था स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, ठीक है।
तो हमने देखा कि राजा ने भी इम्पेटस देना शुरू किया कि रूट ढूंढो, है ना। फिर उसके बाद अब जब रूट ढूंढ लिया गया तो उसके बाद कहा उसने कि अब ये ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है और रिलीजियस ऑब्जेक्टिव भी है हमारे। तो हमने देखा वास्को कैसे अब्दुल माजिद की मदद से भारत पहुंचा और फिर वो जैमोरिन से मिला, है ना। जैमोरिन यानी कि समुद्री, समुद्री की रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है जैमोरिन, और समुद्री भी नाम नहीं है बल्कि एक टाइटल है। ओके, एक्चुअल नाम राजा का था मनाविक्रमा। तो जब ये वास्को डिगामा पहुंचेगा भारत और जैमोरिन से मिलेगा तो ऑब्वियसली खुशी किसको नहीं मिलेगी, खुशी आपके एटीआई नेक्सस को नहीं मिलेगी। एटीआई नेक्सस माने अरब्स, टर्क्स और इटालियन मर्चेंट्स, है ना। तो वास्को डिगामा के बाद एक और बिजनेसमैन आया, उसका नाम था कैब्रल, ठीक है। तो ये वही कैब्रल है जिसने ब्राज़ील की डिस्कवरी भी की है। इस पर्सन ने ब्राज़ील की डिस्कवरी भी की है, ठीक है। तो ये जो कैब्रल है ये कन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, किसके साथ, कन्फ्लिक्ट में आएगा ये आपका अरब्स के साथ। ओके, तो ये जो कैब्रल था ये भारत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहता था, ठीक है। तो क्या करना चाहता था ये, सेटअप फैक्ट्री, ठीक है। तो इस फैक्ट्री को आप मॉडर्न डे फैक्ट्री की तरह अज्यूम मत कीजिएगा। फैक्ट्री ये एक टाइप का वेयर हाउस होती थी उस टाइम, जहाँ पे ये अपने गुड्स वगैरह रखेंगे, ठीक है। तो अब जब इनका बिजनेस इंक्रीज़ हो रहा था पुर्तगीज़ का इंडिया में, तो ये बात किसको पसंद नहीं आएगी, ये बात मेनली अरब्स को पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अरब्स ही थे ना जो इंडिया से सामान ले जाएंगे आपका, है ना। फिर उसके बाद वो ले जाके आपका टर्क्स को जाता था और टर्क्स से वो इटालियन मर्चेंट्स को जाता था, पर मेनली इंडिया से सामान तो अरब्स ही ले जाते थे। तो ये बात तो अरब्स को पसंद नहीं आएगी कि पुर्तगीज़ का बिज़नेस इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में, ठीक है। तो इस वजह से जो पुर्तगीज़ थे मतलब उनका कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, किससे, मरक्कर्स से, ठीक है, मरक्कर्स। तो पुर्तगीज़ मरक्कर्स के अगेंस्ट इनका कन्फ्लिक्ट्स होंगे कई छोटे मोटे, है ना। अब मरक्कर्स कौन थे, मरक्कर्स थे आपके अरब ओरिजिन के पीपल, है ना, अरब ओरिजिन पीपल थे। इन्होंने माइग्रेट किया था कहाँ से, प्रेजेंट डे टूनिशिया से इंडिया में माइग्रेट किया था, ठीक है। टूनिशिया से माइग्रेट किया था, माइग्रेटेड फ्रॉम टूनिशिया। ओके, कहाँ के एरिया को माइग्रेट किया था इन्होंने, आपका प्रेजेंट डे जो कोज़ीकोड़े का रीजन है ना। कोज़ीकोड़े हमने देखा, कोज़ीकोड़े का नाम क्या था पहले का, कैलीकट, है ना। ये सब आपको मैप में भी थोड़ा इन लोकेशंस का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि कैलीकट कहाँ पे है, बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सब पुर्तगीज सेटलमेंट है। तो ये रहा आपका कैलीकट, ठीक है, यहाँ नीचे साउथ में, दिस रीजन इज, दिस इज योर कैलीकट हेयर। ओके, तो हमने देखा कि मरक्कर्स और पुर्तगीज़ की कन्फ्लिक्ट होंगी आपस में, ठीक है। तो मरक्कर्स जो है वो करते थे आपका गुरिल्ला वारफेयर करते थे, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है, एक मतलब जिसमें छुप के लड़ाई करोगे आप लोग, है ना, वो होता है बेसिकली गुरिल्ला वॉरफेयर। तो पुर्तगीज़ को इन्होंने, मरक्कर्स ने शुरू के 25-50 साल तो इनके नाक में दम किया या फिर परेशान किया इनको, ठीक है। तो पहले क्या था, मरक्कर्स किसके फ्रेंड थे, जैमोरिन के फ्रेंड थे, जैमोरिन यानी समुद्री के फ्रेंड थे। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि चीज़ें बदली, ठीक है। और चीज़ें जब बदली
तो पुर्तगीज फ्रेंड बन गए ज़ैमोरिन के, फ्रेंड्स विद ज़ैमोरिन, ओके। और फिर इसके बाद मरक्कज़ को गेम से रिमूव कर दिया गया था, किसके द्वारा? ज़ैमोरिन और पुर्तगीज़ द्वारा मिलकर, ठीक है। तो ये जो था ये पुर्तगीज़ का फेज़ 1 था भारत में, ठीक है। फेज़ 1 में क्या था? फेज़ 1 में आपके प्राइवेट एडवेंचरिस्ट इंडिया में आए थे, है ना। प्राइवेट एडवेंचरिस्ट जैसे कि वास्को डी गामा हो गया, कैब्रल हो गया, है ना। और इनका पर्पस क्या था? पर्पस था ट्रेड, ओके। तो फेज़ 1 एंड हो गया पुर्तगीज़ का। तो वैसे वास्को डी गामा जो था ना वो उस सेकंड टाइम भी आया था दोबारा, ठीक है। वास्को सेकंड विजिट में जो इसकी कन्फ्लिक्ट होगी थोड़ी बहुत, किसके साथ? ज़ैमोरिन के साथ। और इशू क्या था? इशू था अरब ट्रेडर्स का इशू था। और इस इशू की वजह से वास्को की थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट भी होगी ज़ैमोरिन के साथ, पर वास्को इंडिया में कंसोलिडेट कर लेगा उसका होल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो पुर्तगीज़ ने इंडिया में फोर्ट बनाया था एज़ पर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, ठीक है। कुछ डिफरेंट ओपिनियंस भी हैं लोगों के इस बारे में, पर खैर जो हम लेंगे यहाँ पे डेट वो है आपका अराउंड रख लो आप 1503 के ट्रांजिशन के टाइम में बनाया था इन्होंने अपना फर्स्ट फोर्ट, ओके। ट्रांजिशन में फर्स्ट फोर्ट बनाया इन्होंने, और बनाया कहाँ पे? इन्होंने बनाया कोचीन में। ये इनकी फैक्ट्री थी, ठीक है। इन्होंने पहली फैक्ट्री कोचीन में बनाई, ओके। और ऑल्सो ये बात याद रखना आप, फैक्ट्री को ये लोग क्या बोलते थे? फैक्ट्री को ये लोग बोलते थे फिटोरियाज। ये टर्मिनोलॉजी पुर्तगीज़ यूज़ करते थे फैक्ट्री के लिए। क्या थी ये टर्मिनोलॉजी? फिटोरियाज, ओके। सेकंड फैक्ट्री ये बनाएंगे इंडिया में, कहाँ पर? ये बनाएंगे कैन्नौर में, ओके। अब कैन्नौर कहाँ पे? कन्नौर आपका रहा ये, सॉरी ये नीचे वाला रीजन है, ये है आपका कन्नौर, ये भी साउथ में ही है ना। दिस इज़ योर कन्नौर। यहाँ पे इन्होंने अपनी सेकंड फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। ये कैलीकट के नॉर्थ में है ना कन्नौर। ये कैलीकट है और ये कन्नौर है, ओके। तो सेकंड फैक्ट्री इन्होंने कन्नौर में एस्टेब्लिश की। वास्को डी गामा की थर्ड विजिट भी होगी इंडिया में, थर्ड विजिट ऑफ वास्को, ठीक है। इसकी थर्ड विजिट होगी आपके 1524 से 26 के पीरियड में आएगा ये, और थर्ड टाइम ये गवर्नर बन के आएगा, ठीक है। अब ये एज अ प्राइवेट ट्रेडर नहीं, एक ऑफिशियल पोजीशन पे आ रहा है गवर्नर बन के। तो ओके, तो ये सब था थोड़ा सा ओवरव्यू। अब देखते हैं हम ये प्रोसेस हुआ कैसे। तो बाय 1505 क्या था? पुर्तगाल का जो मोनार्क था ना, बाय 1505 पुर्तगाल के मोनार्क को रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में ट्रेड में बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो इस रियलाइजेशन के बाद पुर्तगीज़ की इंडिया में फ़ेज़ 2 की शुरुआत होगी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अब राजा को रियलाइज़ हो गया प्रॉफिट तो बहुत है, तो अब स्टेट खुद एंट्री लेगा इस चीज़ में। नाउ स्टेट विल प्ले रोल इन द एक्सपेंशन, ठीक है। राजा अपने ऑफिशियल्स को भेजेगा, ठीक है। किंग विल सेंड हिज ऑफिशियल्स। कई बार इनके पास गवर्नर का टाइटल मिलता था किसी को, है ना, और कई बार किसी को वाइस रॉय का मिलता था। ये दोनों डिफरेंट टाइटल्स हैं। वाइस रॉय का मीनिंग होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, ओके। तो वाइस रॉय का टाइटल हर किसी को नहीं मिलता था, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, ओके। वाइस रॉय का टाइटल किसी किसी को ही मिलता था। तो जो
सिस्टम है आपका वॉइसरॉय और गवर्नर का, ये काफ़ी ओल्ड सिस्टम है, पुर्तगीज से भी पहले का सिस्टम है, ठीक है। एंशियंट इंडिया में था ये आपका क्षत्रप सिस्टम, ठीक है। क्षत्रप सिस्टम, इसको स्टार्ट किया था आपका पर्शियंस ने स्टार्ट किया था। एंशियंट इंडिया में अराउंड 6th सेंचुरी BCE का टाइम जो था आपका, 6th सेंचुरी BCE, उस समय पर्शियंस ने अटैक किया था इंडिया पे और कुछ एरियाज जीते थे उन्होंने अराउंड इंडस रिवर, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने अपने क्षत्रप अपॉइंट किए थे, ठीक है। और जो क्षत्रप वर्ड है ना आपका, इसी वर्ड से आपका क्षेत्रपाल वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। क्षेत्रपाल, आपने सुना होगा ये वर्ड हिंदी में, क्षेत्रपाल। तो जो पुर्तगीज़ का टारगेट था, ठीक है, अब क्या था उनका, अब पुर्तगीज़ को पता था कि इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स में जाना उनके लिए मुश्किल है, ओके। तो उन्होंने क्या किया कि जितना एक्सपेंड कर सकते थे ट्रेड सेंटर्स कोस्टल एरिया में अराउंड इंडियन ओशन और अरेबियन ओशन, उन्होंने किया, ट्रेड सेंटर्स एक्सपेंड किए उन्होंने कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। तो गवर्नर्स को टारगेट दिए जाते थे, ठीक है। क्या टारगेट्स दिए जाते थे पुर्तगीज़ गवर्नर को, कि आपका दबदबा 3 जगह होना चाहिए, ठीक है, 3 प्लेसेस। और ये 3 प्लेसेस क्या थे, ये थे आपका केप ऑफ गुड होप, ठीक है, गुड होप। मैं काम करता हूँ मैप में दिखा देता हूँ आपको ये। तो ये एरियाज थे आपके कहाँ पे, ये हो गया आपका केप ऑफ गुड होप वाला एरिया, ठीक है। दूसरा, इनको कहा जाता था कि तुम्हारा दबदबा मलक्का स्टेट के रीजन में होना चाहिए, मलक्का स्टेट का आपका ये वाला रीजन आ जाता है, ठीक है, मलक्का स्टेट में, और ये वाला रीजन है आपका मलक्का स्टेट का। और तीसरा बे ऑफ बंगाल में भी, ठीक है, इधर का आपका जो रीजन है। तो एक तरह से इनको कहा जाता था कि पूरा का पूरा जो आपका इंडियन ओशन है ना, पूरा का पूरा अरेबियन ओशन हो गया, इधर आपको अपना दबदबा एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। इन पॉइंट्स पे अगर आप दबदबा, जो आपका केप ऑफ गुड होप हो गया, ये मलक्का स्टेट हो गया, बे ऑफ बंगाल, इधर दबदबा एस्टेब्लिश करके पूरा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये सब आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हें जीतने से क्या हो, इनको जीतने के पर्सपेक्टिव से गवर्नर्स को भेजा जाता था, ठीक है। तो पुर्तगीज़ को थोड़ा डर भी था। डर किस बात का था, डर ये कि ऊपर दिल्ली में लोधी डायनेस्टी जैसी पावरफुल किंगडम है ना, और साउथ में इस टाइम विजयनगर जैसी पावर है, ठीक है। तो आपका जो विजयनगर था, विजयनगर के अराउंड काफ़ी सारी डायनेस्टीज थी, ठीक है। इनको हम कहते थे मतलब डेक्कनी सल्तनत्स, ठीक है, डेक्कनी सुल्तान्स भी कहते हैं इनको। तो इनका जो था डेक्कनी सुल्तान्स का काफ़ी डोमिनेशन था कोस्टल एरियाज़ में, साउथ में, है ना, साउथ के कोस्टल एरियाज़ में इनका डोमिनेशन था। तो जो ये गवर्नर्स थे, पुर्तगीज़ गवर्नर्स, इनको कहा जाता था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिटोरियास बनानी है ना, क्या बनानी है, फिटोरियास। फिटोरियास यानी कि जो टर्मिनोलॉजी है ये फैक्ट्री के लिए। तो ज़्यादा जितनी आप फिटोरियास बनाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप हमारे लिए, है ना। तो जो एक्सपेंशन का टास्क था फिटोरियास का, ये दिया जाता था गवर्नर्स को, ताकि इनकी मोनोपोली एस्टेब्लिश हो सके ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इनको ये तो पता था कि ये इतने पावरफुल नहीं है कि ये अपना पॉलिटिकल रूल एस्टेब्लिश करेंगे, पर इन्हें ये भी पता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फिटोरियास बना के ट्रेड एंड कॉमर्स में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओके। तो ट्रेड एंड कॉमर्स पर मोनोपोली एस्टेब्लिश करना तभी पॉसिबल है जब आपकी ज्योग्राफिकल पकड़ होगी, ठीक है। तो अब आपको एस्टेब्लिश क्या करना है, कमांड एस्टेब्लिश करनी है सी के ऊपर भी, ताकि आप कोस्टल एरियाज़ को जीत सको।
अब पुर्तगीज़ को अपनी कमांड एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी सी के ऊपर ताकि ये जीत सकें कोस्टल एरियाज, ठीक है। तो पुर्तगाल का जो मोनार्क था वो ऑफिशियल्स को भेजता था इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ। किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ? कि आपको पानी यानी सी के ऊपर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा फिटोरियाज बनाने हैं ताकि हमारा जोग्राफिकल एक्सपेंशन हो और ट्रेड एंड कॉमर्स पर हम अपना दबदबा एस्टेब्लिश कर सकें। तो इस टारगेट्स के साथ वो ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता था, ठीक है। तो ऐसे ही एक ऑफिशियल आया, सबसे पहले यही आया था, इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेदा, ठीक है। ये आया आपका 1505 से 09 के पीरियड में, ठीक है। यहाँ से अब पुर्तगाल का जो गवर्नर सिस्टम होगा इंडिया के लिए वो शुरू होगा, ठीक है। अब वैसे तो पुर्तगीज़ 1962 तक इंडिया में होंगे, ठीक है, पर हम हर गवर्नर के बारे में नहीं देखेंगे। हम सिर्फ इनिशियल 2-4 गवर्नर्स को देखेंगे जिन्होंने रोल प्ले किया पुर्तगीज़ एक्सपेंशन में, ठीक है, जो चेंज मेकर थे, ठीक है। हम सिर्फ उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है पुर्तगीज़ के। वो ऑब्जेक्टिव क्या हैं आपके? ऑब्जेक्टिव हैं आपके, जैसा कि हमने अब तक डिस्कस किया, एक ऑब्जेक्टिव है आपका एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, स्पेशली किस चीज़ में? स्पाइसेस में, ठीक है। स्पाइसेस भी आपकी 2 जगह से आती थी, एक आती थी इंडिया से और दूसरी मलक्का स्टेट के एरिया से आती थी, मलक्का स्टेट, ओके। मलक्का स्टेट में भी आपका मेनली इंडोनेशिया का जो रीजन है वहाँ से आती थी स्पाइसेस, और इंडिया से तो आती ही थी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। बाकी अब मैं आपको रफ सा, चलो मैप पे दिखा देता हूँ। बाकी इनको ये था जो आपका यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ठीक है, यहाँ पे आपका हॉर्मुज़ आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और ये आपका रेड सी वाला रीजन हो गया, है ना, इधर आपका रेड सी वाला रीजन हो गया, है ना। तो जो ये रीजन था इसको लॉक करना था इनको, पुर्तगीज़ को, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव था। इस रीजन को लॉक क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इसी रीजन से अरब्स आते थे, है ना। तो पुर्तगीज़ की जो नेवी थी, अगर वो यहाँ पे डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर दे तो एक तरह से फिर वो पूरे इंडियन ओशन पे इजीली डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि अरब्स इस रास्ते से आएंगे तो अगर हम उनका रास्ता ही ब्लॉक कर देंगे अपनी नेवी की डोमिनेशन से तो ऑब्वियसली वो आगे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए केप ऑफ गुड होप से, ठीक है, स्ट्रेट टूवर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है, हॉर्मुज़ के साउथ में रेड सी वाला एरिया आपका, है ना, जो आपका ये है गल्फ ऑफ एडन, है ना, गल्फ ऑफ, सॉरी, आपका गल्फ ऑफ एडन वाला एरिया, ओके। केप ऑफ गुड होप से गल्फ ऑफ एडन, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, है ना, ये आपका स्ट्रेट गुड होप, ठीक है। ये आपका गल्फ ऑफ एडन, है ना, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो गया यहाँ पे। तो इन एरियाज़ पे इनको अब अपनी डोमिनेशन एस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव है इनके पास, पुर्तगीज़ के पास, ठीक है। तो ईस्ट में इनको डोमिनेशन एस्टेब्लिश करना है, कहाँ पे? अप टू मलक्का स्टेट, ये है आपका मलक्का स्टेट का एरिया, है ना। तो जब इन सब पॉइंट्स पे इनकी डोमिनेशन एस्टेब्लिश हो जाएगी तो एक तरह से ही हम देख रहे हैं ये भी क्या कर रहे हैं, इनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चला रहे हैं, है ना। आप करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस रेगुलरली पढ़ते हो तो आपको पता होगा चाइना इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी फॉलो कर रहा है, यानी कि एक तरह से वो अलग अलग पॉइंट्स पे सी पोर्ट बनाकर एक मोती का हार, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है इंडिया के चारों ओर, इंडिया को
इंडिया के ऊपर अपनी थोड़ा दबदबा बनाए रखने के लिए ये पॉलिसी फॉलो करा है चाइना। तो एक तरह से हम देख सकते हैं पुर्तगीज़ भी यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ही कर रहे हैं, है ना। तो पुर्तगीज़ ने तब जो किया था वो अब चाइना अब करने की कोशिश कर रहा है ना। तो हमने देखा कि कोस्टल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है इनका, पुर्तगीज़ का, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फिटोरियाज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओके, तो पुर्तगीज़ का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा फिटोरियाज बनाएंगे, ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर पाएंगे ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर, ठीक है। प्लस इसका एक सेकंड बेनिफिट भी था। सेकंड बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा फिटोरियाज बनाने का, वो भी कोस्टल एरियाज में, ये होगा कि जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स है उन पे आप हो, ठीक है। और जब आप उन एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पे हो तो बाकी फॉरेनर्स को आप रोक सकते हो। आप बाकी फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करोगे अंदर घुसना, आप उन्हें ट्रेड में घुसने नहीं दोगे, ठीक है। तो ये भी एक सेकंड एडवांटेज थी, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे वास्को ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, ठीक है। उस तरह से ट्रेडर्स जब बहुत पैसा कमा रहे थे तो स्टेट का भी इंटरेस्ट आ गया, फिर स्टेट ने चीज़ें अपने हाथ में ली, ठीक है। और फिर स्टेट ने अपने ऑफिशियल्स भेजे। इन ऑफिशियल्स को अलग अलग टाइप्स के टारगेट्स दिए गए, जैसे सी पर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा फिटोरियाज बनाना, ठीक है। तो ऐसे ही टारगेट्स दिए गए थे अल्मेडा को, ठीक है। तो अल्मेडा को क्या टारगेट्स दिए गए थे आपके, इसको टारगेट्स दिए गए थे कि भाई तुझे एडन, गल्फ ऑफ एडन वाला एरिया, है ना, और हॉर्मुज़, ठीक है, और मलक्का, इनको कैप्चर करना है, यहाँ पे फोर्ट्स भी बनाने हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसने जो है कैप्चर किया, एक तो इसने कैप्चर किया अंजदीवा पोर्ट, ठीक है, ये मैंगलोर के नियर है, कर्नाटका में, ठीक है। अंजदीवा पोर्ट कैप्चर किया इसने। किसने कैप्चर किया, ये कैप्चर किया आपके अल्मेडा ने, ठीक है। अंजदीवा पोर्ट कहाँ पे है, ये नियर मैंगलोर, ठीक है, कर्नाटका में, ठीक है, ओके। एंशियंट इंडिया में इसका नाम था रेवती द्वीप। ये आपका चालुक्यन डायनेस्टी का पार्ट था, ओके, चालुक्यन डायनेस्टी। तो हमने देखा कि जैसे इन्हें पता चला कि अगर हम गुजरात वाले रीजन को कैप्चर करेंगे, ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम नॉर्थ में गुजरात वाला रीजन कैप्चर करेंगे तो उससे हमें एक एडवांटेज मिलेगी, और वो एडवांटेज ये होगी कि पूरे जो नॉर्थ इंडिया का ट्रेड है ना, उसको हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे और कैप्चर ही कर लेंगे हम एक तरह से नॉर्थ इंडिया के ट्रेड को, ठीक है। तो वो अल्मेडा जो है आपका, ये गया गुजरात वाले रीजन की तरफ, ठीक है। और इस समय तक जो अरब्स थे और बाकी जो राजा थे वो ऑलरेडी अवेयर थे इस चीज़ के बारे में कि चीज़ें सही नहीं जा रही है, उनके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने कंबाइंड आर्मीज़ बनाई पुर्तगीज़ के अगेंस्ट। कंबाइंड आर्मीज़ थी ये इजिप्ट के सुल्तान की, है ना, प्लस गुजरात के सुल्तान की, ठीक है। दिस वाज अगेंस्ट किसके, दिस वाज अगेंस्ट पुर्तगीज़। तो पहली फाइट जो होगी वो होगी आपके अराउंड 1507 से 8 के पीरियड में, ठीक है। तो जो पुर्तगीज़ थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए जो आपका चौल और दाबुल का रीजन है, ठीक है। ये आपका चौल और दाबुल का जो रीजन है ये साउथ गुजरात में है, चौल एंड दाबुल रीजन, ठीक है। तो इस रीजन को पुर्तगीज़ कैप्चर नहीं कर पाए,
ठीक है, ये आपका साउथ गुजरात में है, नियर महाराष्ट्र बॉर्डर ये रीजन। तो इस फाइट में ये भी हुआ कि जो अल्मेदा का बेटा था, ठीक है, अल्मेडाज सन, इसका नाम था लोरेंजो, ठीक है, ये भी मर गया इस फाइट में। ओके, तो फिर अल्मेदा ने क्या किया, अल्मेदा ने लिया रिवेंज। कब लिया रिवेंज? इसने रिवेंज लिया 1509 में, ठीक है। इसने फिर से अटैक किया और फिर हुई थी आपकी बैटल ऑफ दीव एंड चौल, ठीक है, जब इसने रिवेंज लेने के लिए हमला किया था, ठीक है। गुजरात के राजा को पता चल गया था कि ये अटैक होने वाला है ऐसा वैसा, तो इसने गुजरात के राजा ने आउटसाइड हेल्प ली थी, ठीक है। तो अब आपकी यही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कंबाइंड आर्मीज थी, किसकी? गुजरात के सुल्तान की थी, है ना, प्लस इजिप्ट का मामलुक सुल्तान, ठीक है, इजिप्ट का मामलुक सुल्तान प्लस जैमोरिन। जी हाँ, इस समय अब जैमोरिन इनका फ्रेंड नहीं था। जैमोरिन भी इजीली मान गया था इनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वास्को डी गामा के बाद पुर्तगीज़ के रिलेशनशिप जैमोरिन के साथ अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो गुजरात का सुल्तान, इजिप्ट का सुल्तान प्लस जैमोरिन प्लस ऑटोमन्स, है ना, और प्लस वेनिशियन मर्चेंट का भी सपोर्ट था इनको, वेनिशियन मर्चेंट्स, क्योंकि इन सब का लॉस हो रहा था पुर्तगीज़ की वजह से। गुजरात के सुल्तान का भी, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेड तो गुजरात के सुल्तान के वहाँ से भी जा रहा है ना। इजिप्ट का भी नुकसान था, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व थे ट्रेड में। जैमोरिन के भी रिलेशंस ख़राब हो चुके थे, ठीक है। ऑटोमन्स का तो था ही लॉस था, वेनिशियन मर्चेंट्स का भी लॉस था, ठीक है। तो अल्मेदा ने भी क्या प्रेफर किया, अल्मेदा ने प्रेफर किया कि साउथ गुजरात की जगह इसका मेन फोकस हो दीव को कैप्चर करना, ठीक है। दीव को कैप्चर करना इसलिए क्योंकि दीव एक आइलैंड है, ठीक है, और एक तरह से गुजरात की एंट्री है। तो इसको दीव पे कब्ज़ा करेंगे तो हम पूरे गुजरात का कोस्टल रीजन वाला एरिया, वहाँ पर कब्ज़ा या फिर डोमिनेशन एस्टेब्लिश करना इजी हो जाएगा। तो अंजदीवा तो हमने देखा कि ऑलरेडी कैप्चर हो कर लिया था पुर्तगीज़ ने, ठीक है। अब दीव की बारी थी, ठीक है। तो सेकंड टाइम लड़ने आया था वो अल्मेदा, और पुर्तगीज़ जीत गए थे सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम हमने देखा कि उसके बेटे की मौत हो गई थी, अल्मेदा के बेटे की। तो जो कंबाइंड आर्मी थी उसको अल्मेडा ने डिफीट कर दिया और प्रूव कर दिया कि सबसे पावरफुल नेवी पुर्तगीज़ की है, ठीक है। ये चीज़ प्रूव कर दी अल्मेदा ने कि इनकी नेवी बहुत पावरफुल है। तो गन बोट डिप्लोमेसी दिखाई अल्मेदा ने, ठीक है। यहाँ पे गन बोट डिप्लोमेसी जीत गई, ठीक है। गन बोट डिप्लोमेसी यानी कि तोप वाली शिप्स का यूज़ करके डिप्लोमेसी, है ना, यानी वही आप अपनी पावर के दम पे जीत गए, ओके। तो वो जीते, पर इस जीत के बाद भी जो अल्मेदा था वो दीव कैप्चर नहीं कर पाया था। हाँ, उसने ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ पे डिसरप्ट कर दिया पूरा बाकियों का, पर ही वॉजंट एबल टू कैप्चर दीव, ओके, ही वॉजंट एबल टू कैप्चर दीव, ठीक है। तो ही वॉज एबल टू डिसरप्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके, और ही वॉज ऑल्सो एबल टू डिसरप्ट द जोग्राफिकल कंडीशंस एट दैट टाइम, ओके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जीत गए हम, अब हमारा दबदबा चलेगा, और इसी को कहते हैं हम ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसकी शुरुआत किसने की? जिसकी शुरुआत की आपके अल्मेदा ने, ठीक है। अपनी नेवी एस्टेब्लिश करना, यही है ब्लू वाटर पॉलिसी, एक स्ट्रॉन्ग नेवी होना, ठीक है। तो वो बैटल के बाद दीव को कंसोलिडेट तो नहीं कर पाए थे, पर स्टिल सिग्निफिकेंट था ये बैटल, क्योंकि इस बैटल के बाद उन्होंने अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी एस्टेब्लिश कर दी और दिखा दिया कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे जीता जा सकता है
ये अल्मेडा ने दिखा दिया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मीनिंग आपका ये होता है कि अब जैसे पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन था, अरेबियन ओशन था, उस पे आपकी पोर्तुगीज़ नेवी की डोमिनेशन हो गई है। ये है आपका ब्लू वाटर पॉलिसी। अब कोई बीच में आएगा तो हम उसको रास्ते से हटा देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है आपका, दो टाइप्स की नेवी होती हैं, ठीक है। एक ब्राउन वाटर नेवी, ठीक है, और एक होती है आपकी ब्लू वाटर नेवी। ब्राउन वाटर नेवी नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि कोस्टल एरिया के आसपास पानी का कलर हल्का हल्का ब्राउनिश सा होता है, यानी मडी सा, ठीक है। तो जो नेवी अपने देश के आसपास के रीजन में ही फाइट कर सकती है और ज़्यादा दूर नहीं जा पाती, उसको हम ब्राउन वाटर नेवी कहते हैं, ठीक है, जो कोस्ट के अराउंड के एरिया में ही फाइट करेगी। और ब्लू वाटर नेवी हम उसको कहते हैं जो नेवी दूर दराज के इलाकों में जाकर भी फाइट कर सकती है, क्योंकि ओशन में इंटीरियर एरियाज़ में ब्लू होता है ना वाटर का कलर, तो इसलिए ब्लू वाटर नेवी, ओके। तो पोर्तुगीज़ ने अपनी नेवल सुपीरियोरिटी एस्टेब्लिश कर दी, और जो ये इनकी नेवल सुप्रीमेसी है ये रहेगी नेक्स्ट 100 ईयर्स तक, ठीक है। नेवल सुप्रीमेसी फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स, ओके। तो नंबर 1 नेवी हो गई इनकी अब इस इवेंट के बाद, अलोंग विद स्पेनिश नेवी। स्पेनिश नेवी भी थी पावरफुल इस समय पर स्पेनिश नेवी और पुर्तगीज़ आपको पता है आपस में कन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास ने वर्ल्ड को दो पावर्स में डिवाइड कर दिया है ना। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब कोई भी आता आपके इस रीजन में, है ना, मैं एक रफ चलो मैप पे ही करते हैं। तो अब आपका जो ये रीजन है, ठीक है, इस पूरे रीजन में अब यहाँ केप ऑफ गुड होप से लेकर इधर मलक्का तक यहाँ पे पोर्तुगीज़ डोमिनेशन है, ठीक है। अब इस रीजन में मान लो कोई भी आ रहा है, ठीक है, सपोज़ कोई एक छोटी सी शिप भी आएगी ना, तो उसको भी अब परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? पोर्तुगीज़ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन्होंने परमिट सिस्टम शुरू किया। अब क्या सिस्टम? परमिट सिस्टम। कोई भी प्राइवेट बोट आ रही है इस रीजन में, अरेबियन सी के रीजन में, इंडियन ओशन के रीजन में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रीजन में, गल्फ ऑफ एडन के रीजन में, ठीक है। तो यानी कि केप ऑफ गुड होप से लेकर के मलक्का स्ट्रेट तक का जो ये पूरा रीजन था, इधर अगर कोई भी बोट आ रही है तो उसको अब परमिट लेना पड़ेगा, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी इन लोगों से। इसको हम कहते हैं कार्टाज सिस्टम, ओके। क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं कार्टाज सिस्टम। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी अगर, तो उसमें सीन है ना एक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब एक्ट्रेस के हाथ के ऊपर हाथ रखता है तो एक्ट्रेस कहती है कि परमिशन ली थी क्या हाथ रखने से पहले, है ना। तो वही सिस्टम था वहाँ पे, पुर्तगीज़ बोट्स को पूछते थे कि क्या तुमने परमिशन ली है। अब वहाँ पे परमिशन लेना ज़रूरी था बाकी बोट्स के लिए, ठीक है। तो कार्टास का मीनिंग यही है, कार्टा सिस्टम का, कि ये परमिट सिस्टम है, ये एक पास सिस्टम है, ठीक है। तो कार्टा सिस्टम जो है एक प्रोसेस है जो इनकी ब्लू वाटर नेवी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा एक तरह से, क्योंकि हर इनकी ब्लू वाटर नेवी की अब डोमिनेशन बढ़ेगी कार्टा सिस्टम की वजह से, ठीक है। सो इट वॉज अल्मेडा, ये अल्मेडा ही था जिसने किसकी फाउंडेशन रखी? ब्लू वाटर नेवी की, ठीक है। इट वॉज अल्मेडा who laid the foundation, who laid the foundation of blue water navy, okay. It was Almeida who laid the foundation of blue water navy by defeating the combined forces of Gujarat, Egypt, Turks, Zamorin and Venetian merchants. अल्मेडा ने ब्लू वाटर नेवी की फाउंडेशन रखी गुजरात, इजिप्ट, टर्क, जैमोरिन और वेनिशियन मर्चेंट्स
की कंबाइंड फोर्सेस को हराकर, ठीक है। बाकी वैसे तो ऑटोमन्स की नेवी भी स्ट्रांग थी, पर ये सिर्फ मेडिटेरेनियन और जो आपका ब्लैक सी का रीजन है, ये लोग सिर्फ उधर इन्वॉल्व थे। इन लोगों की नेवी इधर इंडियन ओशन और अरेबियन सी वाले रीजन में डोमिनेंट नहीं थी। तो बल्कि एक बार एक ऑटोमन नेवी का ऑफिशियल आया भी था बोट लेके, ठीक है, इधर अरेबियन सी रीजन में। इस ऑफिशियल का नाम था आपका सैयद अली, ओके। तो ये सैयद अली नाम का जो ऑफिशियल था, इसकी बोट जो है वो ख़राब हो गई थी इधर इंडियन ओशन रीजन में। तो ये इधर इंडिया की तरफ आया था और इंडिया में रुका था, ठीक है। पहले कुछ टाइम गुजरात में रुका, ठीक है। वहाँ से ये हुमायूं के कोर्ट में गया था। हुमायूं ने इसको कहा भी था कि तू यहीं रुक जा, पर इसने कहा नहीं, मैं तो तुर्क हूँ, ठीक है, मैं तो वापस अपने रीजन में जाऊँगा, ठीक है। तो ये जैसे हमने पहले देखा कि अल्मेडा का बेटा मारा गया था, ठीक है। तो अल्मेडा ने बदला तो ले लिया, ठीक है, पर अल्मेडा फिर भी दुखी था थोड़ा अपने बेटे की मौत की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से अल्मेडा को वापस पुर्तगाल बुला लिया गया था, ठीक है, और फिर एक और बंदा भेज दिया गया था। अब इसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्की। ये आया था आपका 1509 से 1515 के पीरियड में, ठीक है। अगर आपने रनवे 34 मूवी देखी है अजय देवगन वाली, तो उसमें जो एक्ट्रेस है, हीरोइन हैं, तो वो देखा होगा आपने, वो अपना नाम एक्सप्लेन कर रही होती हैं इनको, अजय देवगन को। उनका सरनेम भी क्या होता है, अल्बुकर्की। वो अजय देवगन को बताती हैं कि मेरा नाम है तानिया अल्बुकर्की, ओके। तो मूवी जो आपकी रनवे 34 है, ये भी आपकी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। जेट एयरवेज की फ़्लाइट थी एक 2015 में, ओके। तो खैर जो अल्बुकर्की है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, इसको कहा जाता है रियल फाउंडर। किस चीज़ का रियल फाउंडर? रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ एम्पायर इन इंडिया, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ एम्पायर इन इंडिया, ओके। तो जो ये अल्बुकर्की है, ये इंडिया में पहले से रह रहा था, ठीक है। पहले ये नेवी में कमांडर था, तो अब इसको प्रमोट करके बना दिया था गवर्नर, ठीक है। तो जब ये पहले से था इंडिया में, तो इसने देखा कि कोस्टल एरिया में जाने का हमें उतना मौका नहीं मिला, ठीक है। हमको गुजरात जितना था, गोवा जितना था, महाराष्ट्र जितना था, केरला वाले रीजन में भी एस्टेब्लिशमेंट करनी थी, हम कर नहीं पाए। अभी तक हमने सिर्फ अंजदीवा ही जीता है, ओके। तो इसको बोला गया था कि देखो ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे वही हैं। क्या क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स? एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ाना है, और दूसरा जोग्राफिकल एक्सपेंशन अपनी मेंटेन रखनी है। कैसे? केप ऑफ गुड होप से मलक्का वाले रीजन तक हमें अपना दबदबा इस्टेब्लिश करना है। बाकी एक चैलेंज इसके लिए ये भी था कि अब बे ऑफ बंगाल में भी इसको दबदबा इस्टेब्लिश करना था, क्योंकि अब उस रीजन में भी पुर्तगीज़ सेटलमेंट्स बनने लगी थी, ठीक है। तो इसके बाद इसको एक्सपेंड करना था, श्रीलंका की तरफ भी करना था। श्रीलंका की भी थोड़ी फ़नी सी स्टोरी है। ये श्रीलंका जो है ऑलमोस्ट हर कॉलोनाइजेशन का पार्ट बना है। पहले पुर्तगीज़ का था, ये पुर्तगीज़ के अंडर, फिर इन्होंने श्रीलंकन्स ने डच की हेल्प ली पुर्तगीज़ को हटाने के लिए, फिर उसके बाद डच के अंडर आ गए, फिर इन्होंने फिर से श्रीलंकन ने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली डच को हटाने के लिए, और फिर ये ब्रिटिशर्स की कॉलोनाइजेशन में आ गया, है ना। तो ऑलमोस्ट सभी के अंडर आ गए ये लोग। तो जो आपका अल्बुकर्की था, ये भी चाहता था कि ये मलाक्का के एरिया को कैप्चर कर ले, क्योंकि अब तक मलक्का वाले रीजन में ये लोग ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए थे। अल्मेडा ने भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया था मलक्का वाले रीजन में, ठीक है। तो इसको पता था कि अल्बुकर्की को कि इंडिया में लैंड में ये तो इंटीरियर वाले एरियाज़ में ज़्यादा तो नहीं जा सकता। तो ये काफ़ी स्मार्ट था। इसने क्या किया कि विजयनगर एम्पायर के साथ गुड रिलेशंस डेवलप करना शुरू किए, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के साथ
क्या किया इसने करना शुरू, गुड रिलेशंस बनाने की कोशिश की इसने, ठीक है। तो अल्बुकर्की किसके कंटेम्प्रेरी था? अल्बुकर्की था आपका कृष्णदेव राय के कंटेम्प्रेरी। कृष्णदेव राय इनके कंटेम्प्रेरी था अल्बुकर्की। तो कृष्णदेव राय आपका 1509-10 के अराउंड पावर में आए हैं, ठीक है। तो जब ये पावर में आए उस समय पुर्तगीज़ गवर्नर था अल्बुकर्की, ठीक है। तो अब अल्बुकर्की को पता है कि कृष्णदेव राय के पास कोस्टल एरियाज नहीं है, ठीक है। पर अल्बुकर्की को ये भी पता है कि कृष्णदेव राय की लड़ाइयाँ चली हैं। किससे चली है इनकी लड़ाई? इनकी लड़ाई चली है दक्कनी स्टेट्स के साथ। इनके साथ इनकी कन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं, ठीक है। जो दक्कनी स्टेट्स थे ये 5 किंग्स का ग्रुप थे, ठीक है। 5 किंग्स का ग्रुप थे। इसमें आता था आपका एक कुतुब शाही था, ठीक है। कुतुब शाही था, निज़ाम शाही था, आदिल शाही था, ठीक है। आदिल शाही था, एक बरीच शाही भी था, एक और था। खैर अभी उतना फोकस नहीं करेंगे हम इस पर, ये मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे, मेडिवल इंडिया का पार्ट है। जो इसमें जो आदिल शाही था, ठीक है, इसका एक किंगडम था बीजापुर नाम का, ठीक है। बीजापुर था इसका किंगडम। और ये जो बीजापुर किंगडम था ये कंटिन्यूसली कन्फ्लिक्ट में जाता था विजयनगर के साथ, ठीक है, विजयनगर के साथ। तो अल्बुकर्की ये सब देख रहा था। तो बीजापुर के पास एक रीजन था। कहाँ का रीजन था? गोवा का रीजन था, ठीक है। तो अल्बुकर्की ने देखा कि गोवा तो नेचुरल हार्बर है, ठीक है। अगर हम इसे कैप्चर करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। गोवा एक्चुअल में जो वेस्टर्न कोस्ट का आपका एरिया है पूरा, वो उसमें आपको काफ़ी नेचुरल हार्बर्स दिखेंगे, क्योंकि टोपोग्राफी वहाँ की ऐसी, टोपोग्राफी वहाँ की बोल शिफ्ट है। बोल यानी कोली की तरह शिफ्ट है ना। तो बोल शिफ्ट टोपोग्राफी में क्या होगा कि हाई टाइड्स और लो टाइड्स के समय जो पानी का लेवल है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो अल्बुकर्की ने देखा गोवा है नेचुरल हार्बर, अगर इसे जीत लिया जाए तो मज़ा आ जाएगा, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी ये चीज़, ठीक है। तो पर इसको ये भी पता था कि रिस्क तो है इसमें, क्योंकि अगर पांचों के पांचों दक्कनी किंगडम्स अगर एक साथ अटैक करने आ गए तो इसके तो बुरे हाल हो जाएंगे, ये सोचा इसने, है ना। तो क्योंकि इसी तरह तो इन्होंने डेक्कनी सुल्तान्स ने एक साथ लड़ाई करके तो विजयनगर को हराया था। आपका किस में हराया था विजयनगर को? इन्होंने फ्यूचर में ये हराएंगे विजयनगर को बैटल ऑफ तालीकोटा में, ठीक है, एक साथ लड़ाई करके बैटल ऑफ तालीकोटा। तो अल्बुकर्की जो है वो स्मार्ट था। इसने क्या किया, इसने बात करना शुरू की कृष्णदेव राय से, ठीक है। इसने कहा कि देखो दक्कनी तुम्हारे दुश्मन भी हैं, मेरे दुश्मन भी है, ठीक है। आप उनसे ज़मीन के लिए लड़ रहे हो और हमारा उनके साथ कन्फ्लिक्ट स्पोर्ट्स और ट्रेड की वजह से, ठीक है। तो कृष्णदेव राय ने पहले तो इसको भाव नहीं दिए, ठीक है। फिर इसने कहा कि मैं आपको घोड़े दूंगा, वो भी अरबी नस्ल के, ठीक है। तो इससे कृष्णदेव राय खुश हो गए, क्योंकि हॉर्सेस जो थे उस समय एक ऐसी कॉमोडिटी थी जो हर राज्य द्वारा पसंद की जाती थी, क्योंकि हॉर्सेस का यूज़ था उस समय गाड़ियाँ वगैरह थोड़ी होती थी। तो हॉर्सेस तो बल्कि आजकल भी कई लोग जो शौकीन होते हैं इनके घोड़ों वगैरह के, वो करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं इसके पीछे। तो जो पुर्तगीज़ है वो घोड़े लाते थे बोट्स पर, कहाँ से? अरेबियन पेनिनसुला से लाते थे वो घोड़े, ठीक है। तो इस तरह से उसने अल्बुकर्की ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर दिए कृष्णदेव राय के साथ, ठीक है। और उसने कृष्णदेव राय को कहा कि देखो हम जो है बीजापुर को खुद निपटा देंगे, खुद इनसे गोवा ले लेंगे, पर अगर हमारे ऊपर बड़ा हमला हुआ तो आप हमारी मदद करने आना, ठीक है। तो इस तरह से पुर्तगीज़ ने गोवा जीत लिया, ठीक है। गोवा की इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दी क्यों थी, क्योंकि ये नेचुरल हार्बर था, ठीक है। हमने ये भी देखा कि इंडिया में मैक्सिमम पोर्ट्स जो हैं आपको दिखेंगे वेस्ट में, ज़्यादा दिखेंगे आपको ईस्टर्न एरिया के मुकाबले, क्योंकि
इसके पीछे का रीज़न है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कैसी है वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न कोस्ट में, वो है आपकी बोल शेप्ड ज्योग्राफी। और इसकी एडवांटेज क्या है, वाटर स्टेबल रहता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स के समय, ठीक है। तो हार्बर्स बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो गोवा जीतना इनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी पुर्तगीज़ के लिए, क्योंकि इससे पहले इन्होंने बस छोटी मोटी फैक्ट्रीज ही एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो पुर्तगीज़ एक तरह से अब दोबारा सेकंड यूरोपियन बन गई अलेक्जेंडर के बाद, जिसने भारत के अंदर कुछ ना कुछ एरिया जीता हो। इससे पहले सिर्फ अलेक्जेंडर ही था यूरोपियन जिसने भारत में कोई एरिया जीता हो। हम यहाँ पे सेंट्रल एशियंस की किंग्स की बात नहीं कर रहे, सेंट्रल एशियन लोगों ने तो जीता है इससे पहले भारत में इस एरिया। तो पुर्तगीज़ ने गोवा कैप्चर कर लिया, और ये गोवा का कैप्चर जो था उनके लिए एक तरह से श्योर शॉट गारंटी थी कि अब पुर्तगीज़ एम्पायर जो है वो सरवाइव कर जाएगा और इवन फ्लरिश कर सकता है समय के साथ, और एक्सपेंड भी कर सकता है। तो अल्बुकर्की ने टेम्परेरीली हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गोवा को, ठीक है। तो इसने इसके आदमियों को क्या कहा, इसने इसके आदमियों को कहा शादी करने के लिए, किससे, मैरी इंडियन वुमन, ठीक है। इससे पहले एंशियंट इंडिया में भी यूरोपियंस के साथ मैट्रिमोनियल अलाइंसेस रही हैं। हाँ, मेडिवल इंडिया में हमें उतनी नहीं देखने को मिलेंगी मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, पर एंशियंट इंडिया में रह चुकी हैं, और अब ये फिर से मैट्रिमोनियल अलाइंसेस की शुरुआत थी, ठीक है। तो गोवा और गोवा के अराउंड का जो रीजन है, इसमें इन्होंने बहुत से फोर्ट्स बनाए, ठीक है, और इन्होंने गोवा को बना दिया एंट्रेपोर्ट, ठीक है। क्या बनाया गोवा को, एंट्रेपोर्ट। एंट्रेपोर्ट यानी कि कोई भी व्हीकल जो इंडियन ओशन में आएगा, अरेबियन सी वाले रीजन में इधर, तो उनको गोवा से होके जाना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में सिंगापुर है, एंट्रेपोर्ट है, क्योंकि मैक्सिमम जो बोट्स ट्रैवल करती हैं इस एरिया से वो सिंगापुर होकर जाती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कार्टा सिस्टम अप्लाई कर चुके हैं पुर्तगीज़, है ना। कोई भी बोट इनसे बिना परमिट लिए नहीं आ सकती, और अब कोई भी और बोट जो होगी, कोई भी बोट होगी, उसको गोवा के थ्रू ही आना पड़ेगा, ठीक है। पहले देखो गोवा जाओ, फिर वहाँ पे टैक्स दो, और फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। तो गोवा से इनको काफ़ी इनकम मिली, क्योंकि ऑलमोस्ट हर शिप जो है छोटी बड़ी, उसको गोवा के थ्रू आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सभी घोड़े भी जो है वो गोवा में खाली करवा दिए जाते थे शिप से, है ना। तो हर किंगडम इनको पूछता था, है ना, कि भाई घोड़े आ गए क्या, घोड़े आ गए क्या। तो इतनी इनकी अब पुर्तगीज़ की वैल्यू बढ़ चुकी थी, ठीक है। इन्होंने विजयनगर के साथ अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिए थे, विजयनगर को घोड़े सप्लाई करते थे, ठीक है। तो इस तरह से इनके डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस शुरू हो गए थे, ठीक है। तो 1526 में एक इवेंट हुआ कि गोवा को बना दिया गया, गोवा वॉज मेड इक्विवेलेंट टू लिस्बन। लिस्बन क्या है, पुर्तगाल की राजधानी है। तो गोवा को लिस्बन के इक्विवेलेंट बना दिया गया। कैसे बना दिया गया, एक डिक्री रिलीज़ की गई थी किंग ऑफ पुर्तगाल द्वारा। एक डिक्री रिलीज़ की गई थी किसके द्वारा, किंग ऑफ पुर्तगाल के द्वारा, कि अब जो है गोवा, नाउ गोवा इज़ इक्विवेलेंट टू लिस्बन, ओके। तो गोवा के बाद जो है ये गए अब हॉर्मुज़ की तरफ, ठीक है। उधर के एरिया में इन्होंने मामलुक सुल्तान को हराया और हॉर्मुज़ वाले एरिया में अपनी डोमिनेशन एस्टेब्लिश की। उसके बाद इन्होंने मलक्का का रीजन भी कैप्चर कर लिया और उधर डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर दी। और एंड में इन्होंने हुगली, बालासोर, आपका उड़ीसा वाला जो रीजन है बालासोर, है ना, और हुगली, बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो जब ये पहले हॉर्मुज़ गए थे, ठीक है, हॉर्मुज़ के बाद इन्होंने गल्फ़ ऑफ एडन वाला रीजन भी जीता था, ओके। गल्फ़ ऑफ एडन के बाद इन्होंने मलक्का वाला रीजन जीता, जैसे कि हमने अभी देखा। तो पहले आदमी ने एस्टेब्लिश किए थे ऑब्जेक्टिव्स आपके, कि हमें गल्फ़ ऑफ एडन, हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इन सब एरियाज़ को कैप्चर करना है। तो पहले ने
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश किए और जो दूसरे और तीसरे आए बाद में, इन्होंने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर दिया। ठीक है, तो इसने एक और काम किया, जैसा कि हमने अभी देखा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसने आपका किसने की, अल्बुकर्की ने, इसने शुरुआत की सोशल कंसोलिडेशन की। सोशल कंसोलिडेशन यानी कि इसने अपने पुर्तगीज़ मैन को कहा कि तुम इंडियन वुमन से शादी करो, इस तरह से हम सोसाइटी को कंसोलिडेट कर पाएंगे। तो पुर्तगीज़ एम्पायर का रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है अल्बुकर्की को? व्हाई ही इज़ कॉल्ड रियल फाउंडर? इसको इसलिए कहा जाता है, एक तो इसने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की, है ना, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, और दूसरा इसने किया आपका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, तो ये सब कैसे कर पाई? ये इन्होंने अचीव किया विद कार्टर सिस्टम। ठीक है, कार्टर सिस्टम एंड ब्लू वाटर नेवी। ठीक है, ब्लू वाटर नेवी। कार्टर सिस्टम और ब्लू वाटर नेवी से इन्होंने एस्टेब्लिश किया पोर्तुगीज़ एम्पायर। बाकी हमने ये भी देखा कि इसने सोशल एक्सपेंशन किया। ठीक है, सोशल एक्सपेंशन कैसे किया इसने? सोशल एक्सपेंशन किया इसने सोशल कंसोलिडेशन के थ्रू। ठीक है, सोशल कंसोलिडेशन। ओके, तो हम, क्योंकि पोर्तुगीज़ फॉरेनर्स थे, ठीक है, अब इनको पता था कि अगर इनको कंसोलिडेशन करनी है इधर, तो इनको इसके लिए इंडियन बनना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्बुकर्की ने प्रमोट करना शुरू किया मैट्रिमोनियल रिलेशंस इंडियन वुमेन के साथ। ठीक है, और ये चीज़ जो है मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टेब्लिश करना, ये हमें इससे पहले देखने को नहीं मिलती बाकी कोलोनाइजेशन प्रैक्टिसेस में। ठीक है, इस समय का जो बाकी कोलोनाइजेशन प्रैक्टिस हो रही थी, वहाँ पे ये मैट्रिमोनियल रिलेशंस वाला तरीका हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनका ये था सिस्टम के मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टेब्लिश करने से ये लोग ये इंश्योर करना चाहते थे कि आने वाली जनरेशन भी पुर्तगीज़ हो। ठीक है, साथ में इनका एक सबटल गोल भी था कि इस तरह से हम क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट कर देंगे। तो उस समय तो पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जाती थी। पॉलीगैमी यानी कि एक आदमी की मल्टीपल वाइफ्स होना। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता था कि इनकी पुर्तगाल में भी एक बीवी हुआ करती थी। बल्कि एक सेलर्स के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट उस समय ये भी थी कि एक नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव मीनिंग वाली ही है ये स्टेटमेंट, कि ये कहा जाता था कि सेलर की जो है हर पोर्ट पर एक बीवी होती है। सेलर हैज़ अ वाइफ ऑन एवरी पोर्ट। ठीक है, तो तीसरा ये था कि अल्बुकर्की ने आपका कुछ वेलफेयर और चैरिटी के काम भी किए थे। ठीक है, वेलफेयर किया इसने और चैरिटी भी की थी। क्या किया था इसने हॉस्पिटल बनवाए थे। ठीक है, कुछ हॉस्पिटल्स बनाए गोवा और उसके आसपास के रीजन में, और उसी रीजन में इसने कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया था। ठीक है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी एक और चीज़ इसने इसके पीरियड में की, वो ये है कि इसने सती को एबोलिश किया, एबोलिश्ड सती। पर इसके हमारे पास इसके रिगार्डिंग ज़्यादा क्लियर डाटा अवेलेबल है नहीं, क्योंकि सती जो है आपकी साउथ में ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। ये सदर्न रीजन में बहुत ही लिमिटेड प्रैक्टिस थी। सती आपकी मेनली बंगाल और नॉर्थ इंडिया में थोड़ी पॉपुलर थी। पर अब पुर्तगीज़ क्लेम करते हैं कि इन्होंने रोकी, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बाकी पर इसके उतना ज़्यादा एम्पेरिकल एविडेंस है नहीं कि उतनी प्रैक्टिस होती हो सती प्रथा आपकी साउथ में। ठीक है, बाकी इसने कुछ काम आपका एग्रीकल्चर में भी किया, है ना। एग्रीकल्चर में इसने इरिगेशन सिस्टम डेवलप किए। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम डेवलप्ड। ओके,
बाकी इसने कुछ नई प्लांटेशंस भी लाई इंडिया में। तो इस समय तक क्या था, इन्होंने ब्राज़ील ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था। तो ब्राज़ील से भी इन्होंने लाया इंडिया में, क्या लाया, टोबैको लाया था ब्राज़ील से। और कई चीज़ें, कई प्लांटेशंस ये आपका यूरोप से भी लाते थे भारत में, ठीक है। तो ये अल्बुकर्की जो है ये 1515 तक रहेगा भारत में, ठीक है। बाकी एक और चीज़ कि हमने देखा था कि ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास में अटलांटिक में लाइन खींची गई, लेफ्ट में गए स्पेन और राइट वाला हिस्सा दिया गया पुर्तगीज़ को, ठीक है। तो पर ब्राज़ील में भी पुर्तगीज़ का ही कब्ज़ा था, जबकि ब्राज़ील अटलांटिक ओशन के लेफ्ट में है। तो ब्राज़ील ही एक एक्सेप्शन है इस चीज़ की, ठीक है, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास की। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पुर्तगीज़ जो है वो ऑल्सो एक वर्ड यूज़ किया करते थे, कास्टास, ठीक है। ये वर्ड ये इंडियन सोसाइटी में क्लास डिवीजन को दिखाने के लिए यूज़ किया था इन्होंने। कास्टा से ही आपका जो वर्ड है कास्ट आया है ना, कास्ट सिस्टम वाला जो वर्ड है, ठीक है। यही डाटा क्रिश्चियन मिशनरीज भी ने भी यूज़ किया था, ठीक है। ओके। ऑल्सो एक फैक्ट, एक बंदा था फ्रायर लुइस करके, ठीक है। ये डिप्लोमेट था, ठीक है। और ये पोस्टेड था आपका कोर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर के कोर्ट में ये पोस्टेड था। और विजयनगर में और भी लोग आएंगे, ठीक है। तो पुर्तगीज़ के सिम्बायोटिक रिलेशन थे विजयनगर के साथ, ओके। जितने आबाद विजयनगर रहेगा उतने ही आबाद पुर्तगीज़ रहेंगे, और जितने आबाद पुर्तगीज़ रहेंगे उतना ही आबाद विजयनगर एम्पायर भी रहेगा। एक और डिप्लोमेट था कृष्णदेव राय के कोर्ट में, उसका नाम था डोमिंगो पाइस, ठीक है। एक और था, एक और भी था डुराते बारबोसा, ओके। डुराते बारबोसा ये भी कृष्णदेव राय के समय पे था, ठीक है। ये जो आपका दुआर्ते बारबोसा है ये राइटर भी था और पुर्तगीज़ ऑफिसर भी था। ये भी आया था आपके कृष्णदेव राय के कोर्ट में, ओके। तो पुर्तगीज़ के अच्छे रिलेशन थे विजयनगर एम्पायर के साथ। एक्चुअली विजयनगर एम्पायर में भी आपकी 4 डायनेस्टीज थी, ठीक है। तो पहले आता है आपका संगम वंश आता है, संगम वंश, ठीक है। ये आता है आपका 1336 में, ठीक है। फिर आता है आपका 1480 के पीरियड में 1480s में सुलवा वंश, ठीक है, सुलवा वंश, ओके। और तो पुर्तगीज़ जब आए यहाँ पे एक 1500s में आता है आपका तुलवा वंश, ठीक है। तो पुर्तगीज़ कब किस समय में आया इंडिया में, जब ये ट्रांजिशन हो रहा था सुलवा से तुलवा में, ठीक है। और यहाँ पे कृष्णदेव राय आपको मिलेंगे 1509 से 20 के पीरियड में, ठीक है। और 1565 के समय पे आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसमें अरी वेडू वंश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओके, तो इस समय पे जो था कि ये लोग आपको कई फॉरेनर्स भी देखने को मिलेंगे विजयनगर के कोर्ट में, ठीक है। एक और पुर्तगीज़ था जिसका नाम था फर्नाओ न्यूनीस। ये भी एक ट्रैवलर था, और ये जो ट्रैवलर है आपका ये इंडिया में आया था 1535 में, यानी कि ये कृष्णदेव राय के समय के बाद आया था, ठीक है। इसने भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी, वो सब हम मेडिवल इंडिया में देखेंगे। तो वेस्टर्न हिस्टोरियन जो है वो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जब अल्बुकर्की की मृत्यु हुई उस समय इंडिया और पुर्तगीज़ दोनों कम्युनिटीज़ में लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो इस तरह से वेस्टर्न हिस्टोरियन इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर अब गवर्नर्स आते जाते रहेंगे, ठीक है। हमने देखा कि वास्को की 3rd विज़िट थी, है ना। 3rd विज़िट में वास्को को अपॉइंट किया गया था
वॉइसरॉय अपॉइंट किया गया था, ठीक है। ये था आपका 1515 से लेकर 29 तक का जो पीरियड था, ठीक है। वाइसरॉय होता है का मतलब क्या होता है? वाइसरॉय का मतलब आपका राजा का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो अब 1526 में हमने देखा ऑलरेडी कि किंग ऑफ पुर्तगाल जो है उसने गोवा के स्टेटस को अपग्रेड करके इसको क्या कर दिया, गोवा को इक्विवेलेंट टू लिस्बन बना दिया, ठीक है। इक्विवेलेंट टू लिस्बन। तो इस पीरियड में पुर्तगीज़ ने कोची भी हासिल कर लिया था, कोची का रीजन, और कुछ और छोटे छोटे एरियाज़ भी हासिल कर लिए थे पुर्तगीज़ ने, ठीक है। तो इस सब पीरियड में दिल्ली में भी बहुत सी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। जब गोवा को अपग्रेड किया गया 1526 में, इसको इक्विवेलेंट टू लिस्बन बनाया गया, उस समय ऊपर नॉर्थ में पानीपत की लड़ाई चली थी, ठीक है। पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ, लोधी हार गया। किससे हार गया? बाबर से, ठीक है। लोधी लॉस्ट एंड मुगल्स केम। कब? 1526 में, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत हुई दिल्ली में, मुगल्स की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की, और जो ये मुगल्स की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है दिल्ली में, ये अल्टीमेटली पुर्तगीज़ की मदद करेगी गुजरात जीतने के लिए। वो कैसे कि जो दीव और बाकी एरिया है अराउंड रीजन का, उसको जीतने में मदद करेगी मुग़ल की एस्टेब्लिशमेंट जो दिल्ली में हुई। इस इवेंट का फ़ायदा मिलेगा किसको? पुर्तगीज़ को फ़ायदा मिलेगा। किस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा? गुजरात जीतने में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुजरात जो है एक लोकल किंग द्वारा गवर्न किया जाता था, ठीक है। गुजरात सल्तनत का था वो राजा। ये सब मेनली हम मेडिवल पीरियड में भी देखेंगे। तो बाबर आया दिल्ली में आपका 1526 में, ठीक है। बाबर खुद कभी गुजरात नहीं आया, ओके। फिर बाबर के बाद हुमायूं आया पावर में, ठीक है। हुमायूं को भी ये कहा जाता है कि हुमायूं राइट चॉइस नहीं थी राजा बनने के लिए, पर फिर भी खैर बना दिया गया था उसको। तो हुमायूं को 3 चीज़ें पसंद थी, ठीक है। कौन सी 3 चीज़ें पसंद थी हुमायूं को? हुमायूं लाइक्ड शराब, शबाब एंड कबाब, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बोला जाता है मुगल्स के बारे में कि मुगल्स को काफ़ी पसंद होती थी, कई मुगल राजाओं को, कईयों को। तो खैर हुमायूं को तीनों की तीनों ही पसंद थी, ठीक है। बल्कि आप इसमें शराब के साथ अफ़ीम भी लिख सकते हो, ये अफ़ीम का भी शौकीन था, ठीक है। हिंदी में लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे अफ़ीम भी लिख सकते हो आप। तो ईस्ट में जो था उस समय शेर खान था। शेर खान यानी कि शेर खान, या जिसे हम कहते हैं शेर शाह सूरी, ओके। ये था आपका ईस्ट में इस समय, ठीक है। और गुजरात में था शेर शाह सूरी था इन ईस्ट, ठीक है। और गुजरात में था आपका लोकल किंग था बहादुर शाह, बहादुर शाह, ठीक है। तो इन्होंने, बहादुर शाह ने और शेर शाह सूरी ने एक तरह की अलायंस ही बना दी थी हुमायूं के अगेंस्ट, कि पहले एक अटैक करता, ठीक है, फिर उसका दूसरा अटैक करता, फिर पहला अटैक करता, फिर दूसरा अटैक करता। ये लोग बारी बारी से अटैक ही करते रहते, ठीक है। तो बिटवीन 1530 एंड 40, ठीक है, हुमायूं ने कंटिन्यूसली स्ट्रगल किया। किसके बीच स्ट्रगल किया? बहादुर शाह और शेर खान के बीच, ठीक है। कभी शेर शाह सूरी भारी पड़ जाता तो कभी बहादुर शाह भारी पड़ जाता, ठीक है। एक बार तो शेर खान ने हरा दिया इसको, हुमायूं को, ठीक है। तो उसके बाद हुमायूं को भागना पड़ा, ये ईरान को भाग गया था हुमायूं, ठीक है। तो इस सब इवेंट के कुछ साल पहले क्या हुआ था? कुछ साल पहले ये हुआ था कि जैसे कि हमने देखा बहादुर शाह गुजरात का राजा था, ठीक है।
ये विजनरी नहीं था, क्योंकि इसका ओनली फोकस क्या था, इसका ओनली फोकस था कि मुझे लैंड के ऊपर डोमिनेशन एस्टेब्लिश करनी है, वो भी नॉर्थ वाले एरिया में, दिल्ली में, ठीक है, डोमिनेशन ओवर लैंड, ठीक है। पर इसे ये भी क्लियर होना चाहिए था कि पुर्तगीज़ ने ऑलरेडी एक्सपेंड किए हुए हैं उनके बेसिस, ठीक है, साउथ में, और अगर वो दीव और साउथ गुजरात की तरफ बढ़ेंगे तो उसको खतरा हो सकता है, ठीक है। ही शुड हैड मेड श्योर दैट ही वॉज एबल टू कंसोलिडेट दीज एरियाज, पर उसका फोकस और सपना जो है वो दिल्ली और आगरा जीतने के ऊपर ही था, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, हमने देखा कि बहादुर शाह जो था वो विजनरी नहीं था, क्योंकि उसका फोकस था सिर्फ लैंड के वाले एरिया में डोमिनेशन एस्टेब्लिश करना, उसका सपना था दिल्ली की तरफ जाना, ठीक है। उसको माइंड में क्लियर होना चाहिए था कि पुर्तगीज़ ने ऑलरेडी साउथ में अपने बेसिस एक्सपेंड किए हुए हैं, और अगर वो नॉर्थ की तरफ आएंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ओके ओके, तो विजनरी नहीं था बहादुर शाह, ठीक है। इसको कंसोलिडेट करना चाहिए था पहले अपने एरिया में ही अच्छे से, और थोड़ा पावरफुल नेवी भी बना देनी चाहिए थी। तो पर इसका सपना तो दिल्ली और आगरा जाने का था, ठीक है ना। तो ये हमारे राजाओं की हमेशा से वीकनेस रही हुई है इंडिया में। ये लोग सोचते हैं कि हमेशा नॉर्थ से ही अटैक होगा, लैंड से ही अटैक होगा, पर जबकि आज़ादी के बाद भी जो भारत पर सबसे बड़ा हमला हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो सी से ही तो हुआ है आपका, है ना, 26/11 का हमला। ओके, और ये तो सी से हुआ है। तो खैर कंटिन्यू करते हैं। तो शेरशाह सूरी भी दिल्ली जीतना चाहता था, ठीक है। बाकी हम शेरशाह सूरी के ऊपर मेन फोकस मेडिवल इंडिया में ही करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो शेरशाह सूरी भी फोकस करना चाहता था दिल्ली पे, ये इससे भी थोड़ा पुर्तगीज़ को हेल्प मिली बंगाल में स्ट्रॉन्ग होने की, ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी का फोकस तो दिल्ली की तरफ ही था। तो वो लोग क्या करते थे, बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में पायरेसी करते थे, और यहाँ पे भी कार्टा सिस्टम इम्प्लीमेंट करते थे। पायरेसी यानी सी पायरेट्स टाइप थे वो। जैक स्पैरो मूवी देखी होगी आपने, है ना। मूवी का नाम तो जैक स्पैरो नहीं है, सॉरी, मूवी का नाम तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन है। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि बहादुर शाह क्लियर था, ठीक है, उसको गुजरात भी चाहिए था पर हुमायूं को भी हराना था, ठीक है, ये था उसका माइंडसेट उस टाइम पे। तो उसने क्या किया कि जब उसका कन्फ्लिक्ट हुआ पुर्तगीज़ के साथ, तो शुरुआती पीरियड में उसने कुछ साउथ गुजरात के एक्सपेंशंस दे दिए पुर्तगीज़ को, ठीक है, कि भाई ये रख लो तुम लोग, ठीक है। तो वो एरिया थे आपके बसीन, आज के समय का बसीन एंड दमन, ठीक है। तो ये बसीन आपका आज के समय का बसई है, मुंबई के अराउंड का एरिया, बसई, सॉरी, बिरार और नाला सोपारा का जो एरिया है। अगर आप कपिल शर्मा शो देखते होगे तो उसमें सपना नाम का जो कैरेक्टर है वो भी कह रही होती है कि मैं नाला सुपारा से हूँ, है ना। तो खैर इस रीजन की बात हो रही है। तो ये रीजन बहादुर शाह ने दे दिया शुरुआत के कन्फ्लिक्ट में पुर्तगीज़ को, कि भाई तुम ये रख लो, ठीक है। तो जो ये बसीन है, ये पहले काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, ठीक है। और जो ये सोपारा है ये भी आपका पोर्ट था, नाला सोपारा वाला एरिया। इसको एंशियंट इंडिया, ये सब एंशियंट इंडिया के पोर्ट्स हैं, है ना, आपका ये नाला सोपारा वाला और ये बसीन वाला। तो नाला सोपारा का तो एक दूसरा नाम सोपारा भी बोलते हैं, ठीक है, कई। और एंशियंट इंडिया में तो इसका नाम था शुपरक, था इसका नाम शुपरक। ये सब एंशियंट इंडिया के पोर्ट्स हैं, ठीक है, और मुंबई के एरिया के अराउंड के पोर्ट हैं, ठीक है। तो जैसा कि पुर्तगीज़ जो है अब वो नॉर्थवर्ड आना चाहते थे, नॉर्थ की डायरेक्शन में गोवा से, ठीक है। तो ये जो बहादुर शाह था इसने डिसाइड किया कि मैं इनको ये एरियाज दे दूंगा, बसीन और दमन वाले, ठीक है, क्योंकि विजनरी नहीं था ये बंदा। तो इसने 2 एरियाज दे दिए, ठीक है। और फिर बचा तीसरा दीव का एरिया, वो पुर्तगीज़ ने फोर्स से ले लिया। 2 एरियाज तो इसने खुद दिए, और जो दीव वाला एरिया था वो पुर्तगीज़ ने छीन लिया इससे, ठीक है। तो 1535 तक पुर्तगीज़ ने दीव
में 1535 तक दीव में गोलाबारी करके दीव को ले लिया, ठीक है। तो राजा बौखला गया, बहादुर शाह बौखला गया कि अब कहीं साउथ गुजरात भी मेरे हाथ से ना चला जाए, ठीक है। साउथ गुजरात से तो मेरा पूरा व्यापार पानी चलता है, कहीं ये हाथ से ना निकल जाए। तो साउथ गुजरात का मतलब आपका गल्फ ऑफ खम्बत से अरेबियन सी वाला जो रीजन है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसने सोचा कहीं साउथ गुजरात भी ना ले ले मेरे हाथ से। साउथ गुजरात में आपका ये भरूच, सूरत, ये सब एरिया आता है, ठीक है। ये सब भी एशियन पोर्ट्स हैं, ठीक है। आपका भरूच भी एशियन पोर्ट है, भरूच, भरूच, और इसका एशियंट नाम है ब्रिगकच्छ, और ग्रीक्स इसको बोलते थे, ग्रीक्स कॉल्ड इट बेरीगाजा, बेरीगाजा, ओके। तो पुर्तगीज़ ने ऑलमोस्ट सब कुछ ले ही लिया बहादुर शाह का, ठीक है। एक दिन फिर पुर्तगीज़ ने बुलाया बहादुर शाह को, देखो अब ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है तुम्हारे पास, तुमने सब पोर्ट से भी हाथ धो दिया है, ठीक है। चलो आओ बात करते हैं, ठीक है। वो लोग अपना ट्रेड वगैरह एक्सपेंड करना चाहते थे साउथ गुजरात एरिया में, पुर्तगीज़, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप राजा हो, बड़े सुल्तान हो, जिसने एक बार हुमायूं को भी हराया है, तो जो सबॉर्डिनेट पावर है उसको आपकी जगह पे आना चाहिए ना बात करने के लिए, पर ऐसा यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब आप मान लो कि आपको प्राइम मिनिस्टर या मान लो किसी बड़े आदमी से बात करने जाना है, तो आप उस वो थोड़ी ना आपके घर आएगा, आप उसकी जगह जाते हो ना। पर इधर ऐसा नहीं हुआ, पुर्तगीज़ ने उसको बोट पे बुलाया बात करने के लिए, ठीक है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि बात करने तो बुलाया है पर बात बिगड़ सकती है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही ऑब्वियस है ना। तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपके पीछे बैकअप हो। पर ये बंदा तो बिना बैकअप के ही चला गया, बोट में चला गया, वहाँ पे झगड़ा हुआ और फिर राजा गिर गया पानी में और फिर मर गया, ठीक है। इसमें झड़प में एक पुर्तगीज़ नाविक भी मारा गया था। तो पुर्तगीज़ ने कहा भाई देखो हमारा भी एक बंदा मरा है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बहादुर शाह मरा है, ठीक है। तो गुजरात से फिर इस तरह से बहादुर शाह ने हाथ धो दिया, ठीक है, हाथ धो बैठा हो हुमायूं के चक्कर में। बहादुर शाह वैसे एक पावरफुल राजा था, पर हाँ विजन की कमी थी उसमें, वो विजनरी नहीं था, ठीक है। तो बहादुर शाह की डेथ के बाद अब पुर्तगीज़ नंबर 1 थे गुजरात में, ठीक है। गुजरात के एरिया में अब इनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ पे हमने देखा कि गुजरात में अब पुर्तगीज़ नंबर 1 हो गए, और दूसरी तरफ हुमायूं को शेर शाह ने पानी पिलाया। कौन से टाइम पीरियड में, ये बात है आपकी 1539 और 40 की बात है, ठीक है, एंड 1540, ठीक है, सॉरी 1540 बाद इसने शेरशाह सूरी ने आपका हुमायूं को पानी पिला दिया, 2 बार इसने हुमायूं को हराया। तो 1540 के बाद फिर हुमायूं को भागना पड़ा ईरान, ठीक है, और ईरान जाके वहाँ पे रिफ्यूजी बन गया, ठीक है। और शेर खान ने दिल्ली में सूरी डायनेस्टी की शुरुआत कर दी, ठीक है। शेर शाह सूरी established what he established Suri dynasty at Delhi, ओके। दिल्ली में इसने सूरी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट कर दी। तो एक तरफ सूरी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट हुई और दूसरी तरफ पुर्तगीज़ भी गुजरात में नंबर 1 ही हो गए, और तीसरी तरफ विजयनगर एम्पायर का जो सूर्य है वो भी धीरे धीरे अस्त हो रहा था। 1540 के बाद हम देखेंगे कि पुर्तगीज़ का जो डोमिनेशन है वो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और भारत के इंटीरियर एरियाज़ में भी बढ़ने की शुरुआत होगी, ठीक है। तो अब अगला जो पर्सन आएगा पुर्तगीज़ गवर्नर, उसका नाम है नीनो दे कून्हा। अब मैं तो यही पढ़ता हूँ, अब एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या होगी। तो ये लास्ट प्रोमिनेंट गवर्नर था पुर्तगीज़, जिसके पीरियड में पुर्तगीज़ एक्सपेंशन की शुरुआत होगी, ठीक है। इस पीरियड में इसी के पीरियड में बहादुर शाह की मृत्यु हुई, नीनो दे कून्हा के पीरियड में, ठीक है। तो
यहाँ पे अब पुर्तगीज़ का जो सेकंड फेज़ है उसका एंड होगा, क्योंकि अब कंसोलिडेशन हो चुकी है। अब इनको इस कंसोलिडेशन को परमानेंट बनाना है, ठीक है। तो जो इनका अब ऑब्जेक्टिव था पुर्तगीज़ का 1540 से 1600 के पीरियड में, वो ऑब्जेक्टिव था इनका परमानेंट एक्सपेंशन, ठीक है। ये इनका अब परमानेंट एक्सपेंशन का पीरियड होगा। तो नाउ अब हम देखेंगे कि पुर्तगीज़ और ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे। वो कैसे? क्योंकि अब 1540 से लेकर 1600 के तक का जो समय है, ये अब क्रिश्चियनिटी को इनका बेस बनाएंगे, ठीक है। नाउ विल मेक क्रिश्चियनिटी एज देयर बेस, ओके। पहले वो कहते थे कि हम क्रिश्चियनिटी को सॉफ्ट पावर से या सॉफ्ट अप्रोच से फैलाएंगे, पर अब के इस पीरियड में ये क्रिश्चियनिटी को हार्ड पावर से फैलाएंगे, ठीक है। इसके लिए फिर अब ऐसे प्रीचर्स भेजे गए जो भारत में क्रिश्चियनिटी का मैसेज फैलाएंगे, और इसके थ्रू ये नए एरियाज़ को जीतने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, ओके। तो 1540 से लेकर के अर्ली 1600 तक ये शुरुआत करेंगे किस चीज़ की? गोवन इंक्विजिशन की। गोवा में जो इंक्विजिशन किया गया, ये होगा आपका 1540 से लेकर के 1600 तक के पीरियड में, ओके। और ये आपका गोवा का इंक्विजिशन था, इसको ऑर्डर किया गया था फ्रांसिस जेवियर द्वारा, ठीक है। तो फ्रांसिस जेवियर जो थे वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे किस चीज़ के? जेज्यूट ऑर्डर के फाउंडिंग मेंबर थे यहाँ पे, ठीक है। जेजुट ऑर्डर के फाउंडिंग मेंबर थे। तो जेजुट ऑर्डर क्या है? ये है आपका एक तरह से जीसस का संप्रदाय बनाने की शुरुआत जो थी, इसके फाउंडिंग मेंबर थे आपके फ्रांसिस जेवियर, ठीक है। गोवा में हर साल फीस्ट ऑफ फ्रांसिस जेवियर सेलिब्रेट की जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये स्टेटमेंट दी गई थी उस क्वेश्चन में। तो हाँ, हर साल गोवा में फ्रांसिस जेवियर की फीस्ट सेलिब्रेट की जाती है। शायद अराउंड दिसंबर में आता है उनका बर्थडे, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मुझे, आप उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है खैर। तो जो इन्होंने पुर्तगीज़ ने एक और एफ़र्ट किए, वो एफ़र्ट थे सोसाइटी को यूनिफॉर्म करने के लिए, ठीक है, सोसाइटी यूनिफॉर्मिटी, ओके। तो जो ये यूनिफॉर्मिटी थी, ये इन्होंने क्रिश्चियनिटी के थ्रू ही लाई एक तरह से, क्योंकि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली ये यूनिफॉर्म बनेगी, और काफ़ी समय बाद इस यूनिफॉर्मिटी का ही रिज़ल्ट था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा गोवा में, ठीक है। गोवा में क्या लाया जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये था आपका रिज़ल्ट किस चीज़ का? सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी का रिज़ल्ट था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। और सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी किस चीज़ का रिज़ल्ट थी? ये थी क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड होने का रिज़ल्ट, ठीक है। तो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा फ्यूचर में, और ये था आउटकम था, किस चीज़ का आउटकम था? ये था गोवा में होने वाले कल्चरल चेंज का आउटकम था, ठीक है। तो स्टेट फॉर्मेशन दिखेगी हमें इस पीरियड में, ठीक है, एक तरह से इसके थ्रू, ओके। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का आइडिया भी यूज़ किया जाएगा स्टेट फॉर्मेशन के लिए, और क्रिश्चियनिटी का आइडिया डिप्लोमेसी में भी यूज़ किया जाएगा। ये लोग मुगल्स के कोर्ट तक भी गए थे, है ना। तो 1580 में अकबर ने एस्टेब्लिश किया था, अकबर एस्टेब्लिश्ड इबादत खाना
कब एस्टेब्लिश किया अकबर ने? ये अराउंड 1580 में एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो इसने इसे इसलिए एस्टेब्लिश किया था कि रिलीजियस स्कॉलर्स की डिस्कशन हो यहाँ पे। तो सबसे पहले अकबर ने मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स को बुलाया था। मुस्लिम स्कॉलर्स में भी दो टाइप के लोग थे, एक थे ऑर्थोडॉक्स और दूसरे थे लिबरल, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि दोनों के बीच, ऑर्थोडॉक्स और लिबरल्स के बीच फाइट हो गई, लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी हो गई कि लोगों ने इन्होंने तलवारें तक निकाल दी थी, ठीक है। तो फिर अकबर को थोड़ा गुस्सा आया, उसने कहा चलो अब देखो मैं बाकी रिलीजियस स्कॉलर्स को भी बुलाऊंगा, ठीक है। तो बाय 1570s और 80s के पीरियड में, ठीक है, 1570s और 80s के पीरियड में मुगल्स ऑलरेडी गुजरात में एंटर कर चुके थे। कब? 1570s एंड 80s के पीरियड में मुगल्स ऑलरेडी गुजरात में एंटर हो चुके थे। अकबर आपका गुजरात में 1568 के बाद के पीरियड में आया था और 70 और 80 के समय तक मुगल्स ने गुजरात में ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन करना भी शुरू कर दिया था सूरत और इसके आसपास के रीजन में, ठीक है। तो इस पीरियड में अकबर की कन्वर्सेशन हुई थी पुर्तगीज़ के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये पुर्तगीज़ के साथ कांटेक्ट में आया था। तो इसलिए जब इसने इबादत खाना बनाया था तो अलोंग विद मुस्लिम स्कॉलर्स इसने बाकी जैन्स को भी बुलाया था, पारसीस को भी बुलाया था और क्रिश्चियंस को भी बुलाया था। और ये क्रिश्चियंस कौन थे उस समय भारत में? ऑब्वियसली ये क्रिश्चियंस थे पुर्तगीज़। इट वॉज द पुर्तगीज़ हु वेंट टू द इबादत खाना ऑफ द मुगल्स, और वी कैन से इबादत खाना एस्टेब्लिश्ड बाय मुगल, ठीक है। तो कौन कौन गए थे? मतलब जो ये पुर्तगीज़ गए, इनका ऑब्जेक्टिव वहाँ पे क्या, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था, इंक्विजिशन, लोगों को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले अकबर का मैसेज गुजरात पहुँचा, ठीक है, कि भैया अपने रिलीजियस स्कॉलर्स को भेजो, क्रिश्चियन रिलीजियस स्कॉलर्स को डिस्कशंस के लिए भेजो। तो ये मैसेज गुजरात से गया इनके हाई क्वार्टर या हेड क्वार्टर, सॉरी, जो कि गोवा में था, ठीक है। गोवा में मैसेज किया कि भाई अकबर प्रीस्टी क्लास के लोगों को बुला रहा है, ठीक है। तो दो लोग गए, ये दो लोग थे आपके, एक्वा वीवो और दूसरा था मॉन्सरेट, ठीक है। ये दो प्रीस्ट थे ये दोनों, ठीक है। तो ये लोग गए वहाँ इबादत खाना में। तो ये चीज़ दर्शाती है कि पुर्तगीज़ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे इस समय तक देश के अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। तो भारत और नॉर्थ इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में कई जगह पे इन्होंने पुर्तगीज़ ने अपना एक्सपेंशन कर लिया है और दबदबा एस्टेब्लिश कर लिया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बालासोर का जो रीजन है आपका उड़ीसा में, वहाँ पे भी ये लोग अपना दबदबा एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो अब तक जो है बाकी यूरोपियंस भारत में नहीं आए हैं। ये है आपका 1580 का समय है। अब तक कोई इंग्लिश नहीं है, कोई डच नहीं है, कोई फ्रेंच नहीं है, अभी इनमें से किसी की भी एंट्री नहीं हुई है इंडिया में। तो एक तरह से 100 सालों तक पुर्तगीज़ के लिए क्या थी? ओपन फील्ड थी इंडिया में अपने एक्सपेंशन के लिए, या फिर जो भी ये लोग कुछ करना चाहें, ठीक है। तो जो इनका कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन पीरियड था ये ऑलमोस्ट 100 सालों का था। पर इस समय ये लोग ज़्यादा इंटीरियर वाले एरियाज़ में जा नहीं पाए इंडिया में। इंटीरियर्स में ये बस राजाओं के कोर्ट्स तक जा पाए एज अ डिप्लोमेट्स, ओके। अकबर के बाद जहांगीर आया, ठीक है, मुगल्स सक्सेशन में। जहांगीर के भी बहुत अच्छे रिलेशन थे पुर्तगीज़ के साथ, इतने अच्छे कि जब विलियम हॉकिंस पहुंचा था जहांगीर के कोर्ट में, तो जहांगीर ने पुर्तगीज़ से एडवाइस मांगी कि इस बंदे को परमिट दूं या नहीं दूं ट्रेड के लिए। तो पुर्तगीज़ ने कहा इसको मत दो परमिट, तो और फिर जहांगीर ने भी मना कर दिया था विलियम हॉकिंस को ट्रेड के परमिट के लिए, ठीक है। तो वंस पुर्तगीज़ ने तो बल्कि एक बार जहांगीर को ऑलमोस्ट कन्वर्ट ही कर दिया था क्रिश्चियनिटी में। जहांगीर होली बाथ लेने वाला था, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए आपको वो होली बाथ लेना पड़ता है, तो वो लेने वाला था। और तब को एक मौलाना ने देख लिया इसको, मौलाना ने बोला ये क्या हो रहा है, तो जहांगीर फटफड़ा गया, बोला कुछ नहीं मेरे को बोल रहे थे ऐसे ही कुछ रिचुअल करना है, हाँ। तो इस तरह से ऑलमोस्ट कन्वर्ट होने ही वाला था जहांगीर, ठीक है। पुर्तगीज़ ने इवन आगरा में एक चर्च भी बना दिया था, ठीक है। तो इतना दबदबा हो चुका था पुर्तगीज़ का और या फिर कहीं अच्छे रिलेशन जहांगीर के साथ।
तो बल्कि अकबर की एक कहा जाता है कि एक क्रिश्चियन डॉटर भी थी, ठीक है। फ़िलहाल वैसे तो ये फैक्ट ओपन एंडेड है, ठीक है। तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की कोशिश की थी पुर्तगीज़ ने। ओके, तो फ़िलहाल इतना ही। अब बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।